हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना, जो कि हमारा टेंस का सबसे प्रथम भाग है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा है रूल। देखिए, इंग्लिश बनाने के लिए हमें को सबसे पहले रूल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि रूल के बिना हम बनाएंगे तो गलत बनेगा। अगर रूल से हम बनाएंगे तो बिल्कुल ही सही बनेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो वही पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव लिखा था ना, उसी का यह शॉर्ट फॉर्म लिखा गया। ए का मतलब अफर्मेटिव, एन का मतलब नेगेटिव, आई का मतलब होता है इंट्रोगेटिव और आई एन का मतलब होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डू डज दिया है, तो डू डज लिखा है, तो उसमें से हमें एक ही प्रयोग करना है, या तो डू का करना है या तो डज का करना है। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब। इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव का रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में आखिरी में जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए डू और डज, तो डू किसके साथ प्रयोग करेंगे, डज किसके साथ प्रयोग करेंगे? तो अगर ही, सी, इट या नेम, अगर सब्जेक्ट के जगह पर ही आ जाए, सी आ जाए, नेम आ जाए या इट आ जाए तो हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट के जगह पर यू, वी, दे, आई यह आएगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट नोट होते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए, तो हमने लिखा है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? केवल अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव में नहीं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं, केवल अफर्मेटिव में यदि जो सब्जेक्ट हो, यानी कि सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है यदि वह सिंगुलर है तो हम वर्ब के अंत में, यानी कि जो क्रिया लिखेंगे उसी के अंत में आखिरी में यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा है जब क्रिया के अंत में यस, यस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ आए तो क्रिया के अंत में यस का प्रयोग करते हैं। जब क्रिया के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ ना आए तो हम क्रिया के अंत में केवल एस का प्रयोग करते हैं। कब? जब वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी। अगर प्लूरल होगा तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, केवल सिंगुलर होने पर ही करते हैं, वो भी किसमें? केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर से एक बार सुनिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम यस या यस का प्रयोग क्रिया के अंत में करते हैं, लेकिन जब वो सिंगुलर नहीं होता है तो हम यस या यस का प्रयोग क्रिया के अंत में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट कीजिए। इसके बाद हम सिंगुलर में लिखवा देते हैं क्या क्या सिंगुलर में आता है, क्या क्या प्लूरल में आता है। तो सिंगुलर में आता है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सिंगुलर में आता है ही आता है, शी आता है, इट भी आता है, या किसी सिंगल पर्सन का नाम
मतलब सिंगल नेम आए। सिंगल नेम मतलब अकेले किसी का नाम आए तो वहां पर वह सिंगुलर होता है। तो जब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम इसके क्रिया जो लिखेंगे उसके साथ यस या यस का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। इसको मान लीजिए चौथा यस सिंगुलर वाला। ठीक, अब हम बनाना सीखते हैं, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वह घर जाता है। किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले उस वाक्य को पढ़ना होगा ध्यान से। वह घर जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि हमें सोचना है कि यह किस टेंस में है। तो यहाँ से हमें पता चलता है प्रेजेंट में है। मैंने पिछले वाले वीडियो में जो इसका इंट्रोडक्शन था उसमें विधिवत समझाया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, फिर इस पर आए, तभी जल्दी मतलब अधिक समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से आएगा समझ में। चलिए देखिए, यहाँ पर है इसलिए हमारे यह प्रेजेंट में है और उसके पहले ता तेती आया है क्रिया के बाद। तो जब ता तेती क्रिया के बाद आता है तो वह इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब इसमें कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हमने पिछले क्लास में बताया था ना कि जब इसमें नहीं शब्द न आए और न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो वह हमारा होता है अफर्मेटिव। ठीक है, तो जब यह अफर्मेटिव है तो हम अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे। तो अफर्मेटिव का रूल था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट छांटना पहले देखो, क्योंकि जब छांटना सीख जाओगे तो बनाना भी सीख जाओगे। टेंस बनाने से पहले हमें नियम को ध्यान में रखकर बनाना होगा, क्योंकि नियम से बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लिखा है वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ने से पता चल रहा है कि यह किस में है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, तो जब अफर्मेटिव में है तो हम अफर्मेटिव का ही रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, वह देखिए सबसे पहले रूल में था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे छांटेंगे, तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में कार्य का करना या होना पाया जाए। तो जिसके द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाता है वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस वाक्य को पढ़ने से क्या पता चला है, वह घर जाता है। तो घर कौन जा रहा है, घर कौन जा रहा है, तो घर वह जा रहा है। इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, वह होगा। चलिए ठीक है, तो वह का स्पेलिंग, तो वह का दो स्पेलिंग होता है, एक ही होता है और एक सी होता है। ठीक, तो वह सी का मतलब भी वो होता है और ही का मतलब भी होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। वह का स्पेलिंग दो होता है, एक सी होता है और एक ही होता है, दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। देखिए, तो जब लड़का के लिए वह का प्रयोग किया जाए तो वहां पर ही का प्रयोग करेंगे, और जब लड़की के लिए प्रयोग किया जाए तो वहां पर सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि यह लड़का है, इसलिए हम वह का स्पेलिंग लिखेंगे ही। तो सब्जेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद आगे क्या था, वर्ब। तो वर्ब देखिए इसमें क्या है, तो जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है यानी कि वाक्य में जो कार्य पाया जाता है वह वर्ब कहलाता है। जिस कार्य का करना या होना पाया जाता है वाक्य में वह हमारा वर्ब कहलाता है। इसलिए इसमें वर्ब क्या होगा, वह घर जाता है। तो इस वाक्य में जाया जा रहा है, जाया जा रहा है मतलब कोई जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें वर्ब क्या होगा, जाना। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। गो लिखें,
अब हम आगे बढ़ेंगे। गो और कम के साथ हमेशा टू का प्रयोग करना होता है। कब? जब हमें जगह का पता हो कि वह कहाँ जा रहा है या कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो गो और कम के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं तब जब जगह कंफर्म हो। तो यहाँ पर जगह कंफर्म है, घर। ठीक है, इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बचा क्या? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बच जाता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में घर है, इसलिए घर का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? होम, HOME। ठीक है, तो ही गो टू होम। अभी यह सेंटेंस अधूरा है, यह सेंटेंस अभी पूरा नहीं है। ठीक है, देखिए हमने अभी लिखवाया था नोट में कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो है ही है, और ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया हम लिखे इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम यस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई भी वर्ब लिखते हैं, ठीक, तो उसके आखिरी में देखते हैं, यहाँ पर आखिरी में, पीछे सबसे पीछे आखिरी में क्या लिखा है? अगर यस, यस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, अगर इनमें से कोई आएगा आखिरी में, तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट जो वर्ब लिख रहे हैं उसमें हम यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब यस, यस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ न आए, इसके अलावा कोई और शब्द लेटर आए, तो हम अल्फाबेट आए, तो वहाँ पर हम केवल यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओ आया है, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? यस का। तो हो जाएगा पूरा हमारा कंप्लीट सेंटेंस, ही गोज टू होम, वह घर जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं, यह पहला था। दूसरा अगर लिया जाए, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो। तो यहाँ आप देखिए, तुम किताब पढ़ते हो लिखा है, तो ये भी पढ़ने से पता चल रहा है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें न तो नहीं शब्द आया है और न ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो जब ये दोनों शब्द नहीं आते हैं तो वहाँ हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? तुम। तो तुम का स्पेलिंग क्या होता है? यू, YOU। यू मीन्स तुम, सब्जेक्ट हो गया। फिर अफर्मेटिव का नियम होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो इसमें वर्ब क्या है? तो पढ़ना। पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है? READ, रीड। रीड मीन्स पढ़ना। ठीक है, तो यू रीड, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? किताब, तो लिख देंगे बुक, BOOK। ठीक है, तो क्या यह सेंटेंस पूरा हो गया? बिल्कुल हो गया यह सेंटेंस पूरा। जब हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम उसका जो क्रिया होता है उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्लूरल होता है तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यू जो होता है वो प्लूरल में आता है, सिंगुलर में बस कुछ ही शब्द आते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, नेम हो गया किसी का, सिंगल पर्सन का। ठीक, या फिर कह सकते हैं इट का भी प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, तो इट हो गया, सी हो गया, ही हो गया, या किसी सिंगल पर्सन का नेम आ जाए। अगर डबल या एक से अधिक पर्सन का नाम आ जाए तो हम वहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू आया, तो यू क्या होता है? प्लूरल होता है, इसलिए हम इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा देखो, थर्ड,
जैसे मैं बाजार जाता हूँ, लिखा है मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको भी पढ़ने से पता चल रहा है कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम अफर्मेटिव का ही रूल लगाएंगे। मैं का स्पेलिंग क्या होता है? मैं का होता है आई। ठीक, अब इसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है। तो वर्ब में क्या है? जाना। जाना का क्या होता है? गो। अब गो के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो गो के साथ प्रयोग करते हैं टू का। तो आई गो टू। बचा क्या? बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? बाजार। तो बाजार का स्पेलिंग होता है मार्केट, MARKET। तो मैं बाजार जाता हूं, क्या हो गया इसका? आई गो टू मार्केट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन उदाहरण लेते हैं। चौथा, जैसे वह फल नहीं बेचता है। वह फल नहीं बेचता है। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि यह निगेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है। ठीक है, तो जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम निगेटिव वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, निगेटिव वाले रूल का प्रयोग करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। तो निगेटिव का रूल होता है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कहाँ है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह लिखा है। अब पढ़ने से पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है, मतलब पढ़ने से पता चल रहा है यह पुरुष वर्ग का है। ठीक है, इसलिए हम वह का स्पेलिंग का लिखेंगे? ही लिखेंगे। पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है और स्त्री के लिए वह का सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद डू और डज का प्रयोग किया जाता है निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, तब वर्ब होता है, सॉरी तब नॉट होता है, तब वर्ब होता है, तब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब इसके आगे क्या लिखना है? डू या डज। तो डू या डज में से हमें एक ही प्रयोग करना है, या तो डू का करेंगे या तो डज का करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही डू और डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का हमारा ही लिखा है और ही के साथ हम प्रयोग करते हैं डज का, DOES। तो हो गया ही डज। अब उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नियम में नॉट था आगे, डू या डज के बाद नॉट था। तो ही सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, नॉट हो गया। अब इसके आगे क्या है नियम में? तो वर्ब है। तो इसको इसमें वर्ब कहाँ है? बेचना। तो बेचना, बेचता मतलब बेचना से है। तो बेचना का स्पेलिंग होता है सेल, SELL। तो ही डज नॉट सेल। अब जो बच गया वह ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या बचा है? फल। फल का होता है फ्रूट, FRUIT। फ्रूट मीन्स फल। ठीक है, चलिए कुछ और भी उदाहरण हम लिखते हैं। पांचवा देखिए, जैसे लिखा हो मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ता हूँ। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने से पता चल रहा है कि यह सेंटेंस भी हमारे किस में है? निगेटिव में है। इसलिए हम निगेटिव का ही रूल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? मैं है, तो हम लिख देंगे आई। उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो डू या डज का प्रयोग, डू या डज में से आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डू। अब फिर उसके बाद नॉट,
आई डू नॉट हो गया। अब इसके बाद से वर्ब का प्रयोग करना है। तो वर्ब में क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का होता है रीड, READ। आई डू नॉट रीड। बचा क्या? तो बचा है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? अखबार। अखबार का होता है न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। हो गया। मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। क्लियर है? चलिए देखिए आगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द हो, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो तो उसको कैसे बनाएंगे? तो प्रश्नवाचक सेंटेंस हमने बताया था दो तरह का होता है। एक हुआ होता है जो क्या से शुरू होता है, और एक प्रश्नवाचक शब्द हुआ होता है जो बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है? तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का होता है, एक जो क्या से शुरू होता है और एक जो बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है। ठीक है? तो देखिए हम दोनों ही यहाँ बता रहे हैं। पहले देखिए, जैसे एक वाक्य लिखा है, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? तो लिखा है क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो यह जब क्या से शुरू है तो इसका मतलब यह प्रश्नवाचक है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक है कि नहीं है। तो देखिए, जब प्रश्नवाचक होता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इंट्रोगेटिव का रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो इंट्रोगेटिव का जो रूल था वो उसमें हमारा था, जो डू डज लगाता था वो पहले आता था, सबसे पहले। तो देखिए, जो प्रश्नवाचक शब्द जो दो तरह का होता है, तो जो क्या से शुरू होता है तो उसको तो हम बस प्रश्नवाचक वाला जो इंट्रोगेटिव वाला रूल होता है उसी रूल पर बना देते हैं। ठीक है? इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो तब, तो यह क्या से शुरू हुआ है इसलिए हम बस इसको इंट्रोगेटिव वाला रूल से बना देंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव का जो रूल था उसमें डू या डज था, तो हम डू का प्रयोग करेंगे कि डज का करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले उस वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर ढूंढ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डू का प्रयोग होगा कि डज का होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो हम लोग का स्पेलिंग होता है वी, WE, वी मीन्स हम लोग। तो वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो वी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले डू डज में से डू का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में हमने तो अभी पता लगाया, सब्जेक्ट में क्या है? हम लोग। तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है? वी। डू डज में से डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बचता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद डू डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है, लिखने के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। तो वर्ब में क्या है? खेलना का प्ले, PLAY। अब बचा क्या? तो जो बच गया वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बचा है फुटबॉल। फुटबॉल का स्पेलिंग होता है फुटबॉल ही होता है, FOOTBALL। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देना होता है, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, दोनों भी प्रश्नवाचक शब्द में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है? इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए देखिए, और एक सेंटेंस होता है जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्रिएट होता है, जैसे मैं दिल्ली कब जाता हूँ। तो देखिए, ये भी प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों? क्योंकि बीच में आया है कब।
कब जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो जब प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में कहीं भी आया हो, जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में कहीं पर आया हो, तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, कब। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, कब। तो कब का स्पेलिंग क्या होता है, वेन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेन, WHEN। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिख दिए। अब अगर हमारा सेंटेंस को देखेंगे कि जो हमारा इंट्रोगेटिव का रूल था, यानी कि जो प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने का रूल था, उस रूल से बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिल्ली कब जाता हूँ, तो कब का स्पेलिंग लिख दिए। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें डू का करेंगे कि डज का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, तो सब्जेक्ट में मैं लिखा है। अब मैं का स्पेलिंग होता है आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का करते हैं। तो लिखेंगे डू। फिर सब्जेक्ट में क्या है, आई। आगे लिखेंगे तो आगे होता है वर्ब। हमारा वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना का गो के साथ हमने बताया था ना, जब जगह कंफर्म हो तो वहाँ पर गो और कम के साथ टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टू का भी प्रयोग करेंगे। बचा क्या, दिल्ली। दिल्ली का स्पेलिंग, तो यह ऑब्जेक्ट होता है और यह दिल्ली का कैपिटल दिल्ली लिखते हैं, DELHI लिखते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं दिल्ली। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब हमारा बचता क्या है, प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसको भी आइए हम देख, जैसे लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो जैसे क्या राज मछली नहीं पकड़ता है। क्या राज मछली नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य को पढ़ने से क्या पता चला, तो यहाँ से पता चला प्रश्नवाचक है और यहाँ पर नहीं भी दिया है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों भाग हो, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो इसको बनाने के लिए हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही रूल लगाना होगा। तो जब वाक्य हमने पहले ही बताया, जब क्या से शुरू होता है तो उसका स्पेलिंग नहीं बनाते हैं, बस हम नियम से बना देते हैं, वही हो जाता है हमारा सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यह प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही रूल का प्रयोग करेंगे। तो उसमें होता है डू डज पहले आता है, तो डू डज, तो इसमें राज है ना, तो राज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का, DOES। तो डज हो गया। सब्जेक्ट में क्या है, राज, तो लिखेंगे राज, डज राज। अब आगे होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट लिख देंगे, नॉट। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, पकड़ना। पकड़ना का होता है कैच, CATCH, कैच हो गया। बचा क्या, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो बचा मछली। मछली का स्पेलिंग होता है फिश, FISH, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो हो जाएगा डज राज नॉट कैच फिश। ठीक है, नौवां देखिए, क्या वह भोजन चाहे नौवां देखिए, नौवां जैसे वह भोजन नहीं पकाती, चाहे वह भोजन
क्यों नहीं पकाती है? क्यों नहीं पकाती है? वह भोजन क्यों नहीं पकाती है? तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो वह का स्पेलिंग क्या होता है? तो वह का स्पेलिंग हमने दो बताया, एक ही और एक सी। तो जब पढ़ने से पता चले कि लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे, और जब पढ़ने से पता चले वह लड़का है तो ही का करेंगे। तो इसको पढ़ने से पता चला है कि वह लड़की है क्योंकि यहाँ पर पकाती लिखा है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही रूल का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हमने बताया है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों लिखा है? क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। तो लिखेंगे वाई। अब आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल का प्रयोग कर देंगे। तो वह लिखा है तो वह लिखा है तो क्या होगा? डज पहले हो जाएगा, डीओ या डू या डज की जगह पर डज होगा। तब सब्जेक्ट में क्या है? वह का स्पेलिंग लड़की है इसलिए हम सी लिखेंगे। ठीक है, लड़का होता तो वह का स्पेलिंग ही होता। तो वाई डज सी नॉट नहीं, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तब आगे करेंगे वाई डज सी नॉट। पकाना का स्पेलिंग क्या होता है? कुक। वर्ब में पकाना है इसलिए हम कुक लिखेंगे, कुक। ऑब्जेक्ट में क्या है? भोजन। भोजन का होता है फूड, FOOD, फूड मीन्स भोजन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को बनाने आ गया होगा। हम चाहेंगे कि आप लोग इसे 2-3 बार जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि और भी अच्छे से क्लियर होता चला जाए। ठीक है, और सबसे पहले तो फर्स्ट वाला वीडियो इंट्रो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रो के बिना इसमें कुछ बातें हैं जो इंट्रो में बताया गया है इसमें नहीं। ठीक है, तो इंट्रो पहले देखो, फिर इस वीडियो को देखो, और जब 2-3 बार देखोगे तो जल्दी सीख जाओगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और भी क्लियर होता जाएगा। जितना बार देखोगे उतना बार क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप लोग बस वीडियो को देखकर चले जाते हैं। इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने रिश्तेदारों के पास या अपने फैमिली मेम्बर्स के पास या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर भी करते रहिए। ठीक है, ताकि यह चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज तक पहुंच जाए। ठीक है, इसको 1000 कंप्लीट कराना है सब्सक्राइब। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि आपके जितने भी रिलेटिव हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।